अब आशियाना में 4 बजे तक आप हैं SR यानी संतोष राव के साथ। अब ये काहे की लाज जाने मन हमको आज, अब ये काहे की लाज जाने मन हमको आज। प्यार करने का लाइसेंस मिल गया, प्यार करने का लाइसेंस मिल गया, प्यार करने का लाइसेंस मिल गया, प्यार करने का लाइसेंस मिल गया। दुनिया है लखपति, हम हैं पत्नी पति। दुनिया है लखपति, हम हैं पत्नी पति। आज अपना भी चक्कर चल गया, आज अपना भी चक्कर चल गया। प्यार करने का लाइसेंस मिल गया, प्यार करने का लाइसेंस मिल गया। जी हाँ, एक उम्र के बाद एक लड़के और एक लड़की को समाज के रीति रिवाजों के बाद न सिर्फ परिवार वालों से बल्कि कानून से भी प्यार करने का लाइसेंस मिल जाता है। और समाज के दायरे में रहकर ये दोनों न सिर्फ इश्क फरमा सकते हैं बल्कि अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसा पूरी दुनिया में तब से हो रहा है, हम यूं कह सकते हैं कि जब से एक सभ्य समाज की शुरुआत हुई। और गौर करने वाली बात यही है कि इसी सभ्य समाज ने जहां एक तरफ प्यार करने का लाइसेंस दिया तो दूसरी ओर जिम्मेदारियों का बोझ भी दिया। और इसीलिए दिया ताकि ये दोनों अपने लिए खूबसूरत आशियाना बना सके और इसकी अहमियत भी समझ सके। और इसीलिए हमेशा बड़े बुजुर्ग, जी हाँ, बड़े बुजुर्ग हमेशा यही समझाते हैं कि इस नए सफर में, मतलब वैवाहिक जीवन के सफर में, हमेशा सोच समझ कर फैसला लेना, हमेशा एक दूसरे की कद्र करना, एक दूसरे को इज्जत देना। और दोस्तों, जमाना गवाह है कि जितनों ने इन बड़े बुजुर्गों की बातों पर अमल किया कि एक दूसरे की कद्र करनी है, एक दूसरे को इज्जत देनी है, एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज भी करना है, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता है ना। और जितनों ने इन सब बातों का मूल समझा, उन्हीं का जीवन खुशियों से भरा रहा, हंसते मुस्कुराते हुए वैवाहिक दिन रात गुजरते रहे। और इसीलिए हर परिस्थिति में, जी हाँ, हर परिस्थिति में दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए यही इकरार भी बना रहा और दोनों एक दूसरे से यही कहते भी हैं, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। मरते दम नहीं, अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक। 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। जी हाँ, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ मरते दम तक। दोस्तों, ये गीत छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ मरते दम तक, बेशक हम एक गीत समझकर इसको सुनते रहे या हम गुनगुनाते रहे, लेकिन अगर हम गौर करें तो पूरे वैवाहिक जीवन का सार भी यही है कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथ ही मरते दम तक। चाहे गम आए, चाहे हालात बद से बदतर क्यों ना हो, जीवन साथी का साथ एक जिम्मेदारी समझकर निभाना ही चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्यार के साथ साथ जिंदगी में तकरारें भी होंगी, विचारों में मतभेद भी होगा, सपने भी जुदा जुदा हो सकते हैं, लेकिन जिस जिम्मेदारी के साथ आपने प्यार करने का लाइसेंस जो हासिल किया था, उस जिम्मेदारी को तो ताउम्र निभाना ही होगा। और यही दोनों के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि दोनों का जीवन, जी हाँ, दोनों का जीवन भरोसे और समर्पण की एक ऐसी डोर से बंधा हुआ है जो बार बार यही यकीन दिलाता है, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना। तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना। तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना।
रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ चल रहा है प्रोग्राम आशियाना। दोस्तों, अभी हमने आपको गीत सुनाया 1991 की फिल्म आई मिलन की रात से। गीत के बोलों पर अगर ध्यान दिया जाए तो फिल्म की हीरोइन गाती है कि तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई। जवाब में हीरो कहते हैं कि तूने दिल से मुझे बुलाया पुकारा, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया। एक दूसरे का प्यार पाने के लिए कैसे बीन की एक धुन पर हीरोइन भागी चली आती है, तो वहीं हीरो को भी हीरोइन के दिल की पुकार तुरंत सुनाई दे जाती है और वो भी दौड़ा चला आता है, भागा चला आता है। अब दोस्तों, जो समझने वाली बात है कि प्यार तो खींच लेता है चुंबक की तरह एक दूसरे को, लेकिन जब जिम्मेदारियों की बात होती है, जी हाँ जिम्मेदारियों की बात होती है, तो क्यों नहीं प्यार की तरह एक दूसरे की तरफ हम खिंचे चले आते हैं। आइए इसी विषय पर बात करते हैं किरण शर्मा से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार किरण जी। नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, कैसी हैं आप? बस सब ठीक है। अच्छा। और जैसा बरसात का मौसम यहाँ दिल्ली में चल रहा है, तो वो तो, और जैसे गाने आप बजा रहे हैं आज कार्यक्रम में, तो सुन के तो वैसे ही श्रोता भी हमारे, मुझे लग रहा है कि दौड़े चले आ रहे होंगे हमें सुनने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्यार की बीन जो बजाई है ना मैंने, वाह क्या बात है। जी अच्छा, एक बात बताइए किरण जी, प्यार करने का लाइसेंस पाने के लिए जिस तरह की बेताबी नौजवानों में होती है, उसी तरह की बेताबी जिम्मेदारियां निभाने में क्यों नहीं दिखाई देती? संतोष जी, वैसे भी कहते हैं ना, पाना तो पाना सहज है। कोई भी चीज आप हासिल जब करना चाहते हैं तो वो आसान काम है, लेकिन जब निभाने की बात आती है तो निभाना एक प्रक्रिया है, जो कि जब हम कहते हैं कि कुछ भी पाना जो है बहुत आसान काम है, लेकिन कुछ भी पाने के बाद उस चीज को, उस वजह को जो भी है, उसको कुछ अपने जीवन में, अपने व्यवहार में बनाए रखने के लिए उस प्रक्रिया से जब गुजरना पड़ता है, तब वो चीजें निभाई जाती है। तो निभाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, और तो सहज जो मिल जाए तो वो सबको आसान लगता है, तो आसान काम के लिए सब भागते हैं। नहीं, ये तो बात, निभाने की बात आती है तो फिर जिम्मेदारियां तो निभाने की चीज हो गई ना। लेकिन सवाल तो यही है ना किरण जी कि हम भागते क्यों हैं दूर? संतोष जी, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, भागने की बात है ना, बेताबी, आपने बेताबी भी कहा, बेताबी है कुछ भी पाने के लिए, तो बेताबी निभाने के लिए क्यों नहीं है? तो मेरा मानना है कि जैसे भी अगर हम बेताबी की भी बात करें ना, तो बेताबी तो होती ही पाने के लिए, निभाने के लिए तो सब्र चाहिए, संयम चाहिए। फिर तो वो चाहे प्यार की बात हो या दोस्ती निभाने की बात हो या रिश्ता निभाने की बात हो, और इन सब खूबसूरत जो ये बंधन है ना हमारे, तो इसके लिए इन सब की जो बुनियाद है वो पाने के साथ ही सहज जो उत्पन्न होती है, तो वो हमारी इन रिश्तों के साथ छोटी छोटी जो जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं, उन्हें तो हमें निभाना ही होता है। नहीं, छोटी, तो थोड़ा सा फर्क है पाने और निभाने में। हम जिम्मेदारियां तो पाना, कोई भी जिम्मेदारियां पाना नहीं चाहते ना, हम प्यार भी ऐसा पाना चाहते हैं कि जिम्मेदारियां जिसमें कम से कम हो। हम जिम्मेदारियों की तो बात कभी करते ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि प्यार का लाइसेंस तो तभी दिया जाता है ना, समाज के द्वारा, कानून के द्वारा, लेकिन उसके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन भी तो जोड़ दी जाती है जिम्मेदारी की। वो टर्म्स एंड कंडीशन तो वही बात है ना कि पढ़ता कौन है। हम तो बस वही बात है कि कंडीशंस अप्लाई का जो एस्टिक्स वो बना होता है, उस तक तो हम जाना ही नहीं चाहते ना। लेकिन जिम्मेदारियों को निभाना भी तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, निभाना जरूरी है और निभानी पड़ती है, और वो वही निभाएगा जो उस प्यार को अपने जीवन में जीवन भर वो रखना चाहता है। तो वो जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभाएगा, फिर वो उसे जिम्मेदारियां नहीं समझेगा। हाँ, क्योंकि देखिए जिम्मेदारियां जब ये प्यार का लाइसेंस जब दिया जाता है, उसके साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क टर्म्स कंडीशंस का होता है कि आपको परिवार को एक सूत्र में बांधे रखना होगा, अपने दोनों के माँ बाप का ख्याल रखना होगा, एक दूसरे को इज्जत देनी होगी, एक दूसरे की कद्र करनी होगी, सुख दुख में साथ देना होगा। ये सारी फेरे के समय, या हम अगर चर्च में शादी करते हैं या मंदिर में करते हैं या मस्जिद में करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं, तो ये सारी बातों का वहां पे इकरार कराया जाता है।
संतोष जी देखिए, इकरार कराया जाना और उसको अपने आप में सहजता से इन सारी जिम्मेदारियों को समझना। देखिए, कहने के लिए तो जब हम कोर्ट में भी शपथ लेते हैं ना कि हम गीता पर हाथ रखकर ये कहते हैं कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे, तो उसमें कितनी सच्चाई होती है ये तो कहने वाला ही स्वयं जानता है। तो ये तो स्वयं स्वीकार करने वाली चीजें हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि ये जो जिम्मेदारी है ना, कोई भी खुशी खुशी आत्मसात तभी करेगा बशर्ते प्यार होगा तो। अब मेरा कहने का जो तात्पर्य है यहाँ पे बशर्ते प्यार होगा तो, इससे मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी जब हम बात करते हैं ना कि अगर किसी को कोई फूल पसंद है, अगर पसंद है तो वो क्या करेगा, उस फूल को तोड़ कर लाएगा, 2-4 दिन अपनी नजरों के सामने सहेज के रखेगा कि कितना सुंदर कितना खूबसूरत फूल है ना। लेकिन अगर उसको उस फूल से प्यार होगा तो वो क्या करेगा, उस पौधे को सींचेगा जिसमें वो फूल लगा होगा, उसके साथ उसके तो ये ठीक उसी तरह से वो पौधे को सहेजना, मतलब क्योंकि हमें वो फूल जो है, हम उस फूल से प्यार करते हैं तो हम उस पौधे को सहेज रहे हैं। तो यही चीजें हम परिवार में यदि सोचे ना कि अगर हम किसी व्यक्ति विशेष से प्यार करते हैं तो उसके साथ वो व्यक्ति हमारे लिए एक फूल की तरह है जो कि एक पौधे से जुड़ा हुआ है, तो ये पौधा परिवार हो गया जी, है ना। तो अगर हम उस फूल को प्यार करते हैं तो हम उस पौधे की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम स्वयं ले लेते हैं। तो हम उसके लिए मेहनत करते हैं कि हाँ, इस पौधे को हम जब तक हम ठीक ठाक हैं, हम इस पौधे की सुरक्षा, इसको प्यार देंगे, इसको पौधे को पानी देंगे। तो ये परिवार के साथ ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं हमारी, जिसे हमें हमें स्वीकार करना होगा जी। वो टर्म्स एंड कंडीशंस की तरह वो पढ़ के या बिना पढ़े सिर्फ हाँ में हाँ मिला देने से तो जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाती ना, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। बिल्कुल सही कहा। चलिए बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। जी जी सर। और इतना प्यारा गीत, जब मैं इसको सर्च कर रहा था और इस गीत को मैंने सुना तो बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि आप भी गौर से सुने और जो पूरा हिंदुस्तान इस कार्यक्रम को सुन रहा है वो सभी लिसनर्स इस गीत के शब्दों पर ध्यान दें। फिर उसके बाद हम बातचीत को जारी रखेंगे। तो आप फोन लाइन पर किरण शर्मा जी बने रहिएगा हमारे साथ जी। कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार। कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार। कोई कभी छू न पाए मौत आके लौट जाए, ये वो दुआ है प्यार, वो है ये प्यार। कभी होती नहीं है इसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार, वो तो है प्यार। दोस्तों, ये गीत 1981 की फिल्म खराखोटा से हमने आपको सुनाया, जिसे बड़े पर्दे पर राज किरण और सारिका पर फिल्माया गया था। इस गीत में बिल्कुल सच कहा है गीतकार इंदिवर जी ने कि कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो तो है प्यार, वो तो है प्यार है। किरण जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो जी किरण जी, ये गीत सुना आपने? जी जी। आप बताइए। बहुत सुंदर शब्द जी और बहुत ही सुंदर संगीत जी। अब एक बात बताइए, मालूम सब कुछ है कि प्यार ही सब कुछ होता है जिंदगी में, लेकिन पति के लिए पत्नी के प्यार के आगे माँ बाप का प्यार कमजोर क्यों पड़ जाता है? संतोष जी, मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो कमजोर पड़ जाए तो वो प्यार ही क्या, क्योंकि अभी जैसे देखो कितना सुंदर गाना हमने सुना, इसमें भी कितना कहा गया है कि कभी होती नहीं जिसकी हार, वो है प्यार। बिल्कुल। हाँ, तो जो हार जाए तो हारने का तो नाम ही नहीं है ना। प्यार तो है ही ऐसा जिसके कभी हार हो ही नहीं सकती। और आपने कहा कि माँ बाप के लिए कमजोर क्यों पड़ जाता है प्यार पत्नी के आगे। बिल्कुल। तो मैं तो आपकी इस बात से जो है सहमत नहीं हूँ इन द सेंस कि मतलब कि मुझे नहीं लगता कि पत्नी के लिए जो प्यार है वो कहीं ज्यादा होगा माँ बाप की अपेक्षा, क्योंकि
ये ऐसी कोई चीज तो है नहीं ना प्यार कि तिजोरी में बंद पड़ी हुई अशर्फियां हैं कि आप पत्नी को दे देंगे तो माँ बाप के लिए क्या बचेगा, लेकिन माँ बाप को अगर देंगे तो पत्नी के लिए कमी पड़ जाएगी। लेकिन किरण जी, घर घर की तो यही कहानी है ना कि पत्नी के आगे पति सर झुका लेता है, वो मान लेता है और माँ बाप को दरकिनार भी कर देता है कई बार। इस तरह से किस्से सुनने को मिले हमें। मैं आपके प्रश्न का मर्म जो है वो समझ रही हूँ, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ ना, आप ठीक है एक घर घर की बात को इस तरह से आप उस चीज को समझ रहे हैं, उस चीज को आगे बढ़ाएं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो जो माँ बाप का जो प्यार होता है ना, वो कभी भी पत्नी के लिए जो प्यार है उसमें अगर कंपैरिजन करके देखेंगे तो अगर कहीं आपको लगता है, मेरा ऐसा समझना है कि अगर कहीं भी किसी भी घर में ये समझ में आता है कि पत्नी के प्यार के आगे जो है वो माँ बाप को भूल गए, कहने के लिए ऐसे ही आती है ना बातें, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे नजरिए से यदि देखा जाए तो उसमें जो पत्नी के लिए जो बल्कि वो प्यार है, वो प्यार में रह के वो एक मजबूरी बन गया है। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि अगर वो प्यार होता तो वो मैंने अभी जितना हम बात कर रहे थे तो उसमें मैंने कहा यदि आप किसी चीज को पसंद करेंगे तो आप उसको उस फूल को तोड़ के ले आएंगे, लेकिन अगर प्यार करेंगे तो उसके साथ जुड़ी हुई तमाम चीजें आप उन्हें भी पसंद करेंगे, उन्हें भी आप सहेजेंगे। फिर वो चाहे माँ बाप से जुड़े हुए रिश्ते हो, हमारे भाई बहन से जुड़े रिश्ते हो, तो प्यार तो ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ता है, बिल्कुल कभी कम नहीं होता। तो कमजोर पत्नी के लिए जो प्यार है वो बल्कि मुझे लगता है वो कमजोर हो गया, इसलिए वो कमजोर होके मजबूरी बन गया, ये आप कहें तो ये घर घर की कहानी ये हो सकती है। बिल्कुल, मैं तो ऐसे लोगों के लिए कहता हूँ लानत है ऐसे प्यार पे जो माँ बाप को भुला दें, अपनी जिम्मेदारियों से नजरें चुराने लगे। क्योंकि किरण जी एक जो इस तरह से मतलब आपको अपनी जिम्मेदारियों से अलग दूर भगा दे, वो कैसा प्यार हो सकता है? वो मेरी नजर में तो वो प्यार हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि इतिहास गवाह है किरण जी की जितनों ने अपने प्यार की वजह से अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाए, वो कभी सुखी जीवन नहीं जी पाए। देखिए ये तो सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है, जैसे कहते हैं ना। हाँ, तो ये सारी चीजें प्यार हो, संस्कार हो, ये सारी चीजें सब्र के साथ, संयम के साथ जीवन में, हमारे जीवन व्यवहार में आती हैं और उनको हमारे जीवन में हमें बनाए रखना हमारे स्वयं के हाथ में है जी। उसके लिए हम दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। बिल्कुल, लेकिन देखिए हम तो यही कहते हैं कि प्यार दीजिए, आप पत्नी को प्यार दीजिए, पति को प्यार दीजिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। बेशुमार प्यार कीजिए, चांद तारे तोड़कर ला दीजिए, आप बड़ा सा बंगला बनाकर दे दीजिए अपनी मोहब्बत को, बस अपने। यही तो कहना ना, देखिए आप तो कोई चीज तो है नहीं है कि आप पत्नी को प्यार करेंगे तो माँ बाप के लिए कम हो जाएगी। तो आप कीजिए ना, आप पत्नी को भी बिल्कुल अधिकार के साथ प्यार करें, आपको अधिकार हो गया है, ठीक है, लेकिन बाकी सारी प्यार तो ऐसी चीज है, आप पत्नी को देखिए साफ चीज का रूप है प्यार, कभी बच्चे के लिए प्यार, माँ बाप के लिए प्यार, उस रूप जो है हमारी जिम्मेदारियों के साथ वो थोड़ा सा परिवर्तन उसमें हो सकता है। बिल्कुल, जिम्मेदारी के साथ सबको प्यार करें, बांटिए ना। जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए, खास तौर से अपने बुजुर्ग माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जी जी जी। और हम तो यही कहते हैं, हो सके तो अपने आशियाने में उनको भी साथ रखिए। याद रखिएगा, उनके साथ रहने से जरूर 2 वक्त की रोटियों का खर्चा आपका बढ़ जाएगा, लेकिन उनकी दुआएं और आशीर्वाद से आपका आशियाना हमेशा हमेशा के लिए खिल उठेगा। आशियाना देखिए ना, हमें तो ये समझने की जरूरत है कि आज जिस आशियाने की हम बात करते हैं, हम कभी उसी आशियाने में हम एक छोटे पौधे की तरह लगे होंगे, जो आज अगर हम बन के एक भरपूर किसी बड़े वृक्ष का अगर रूप हम धारण भी कर चुके हैं, तो लेकिन कभी ना कभी तो उसकी पौध लगाई गई होगी हमारे माँ बाप के द्वारा, जिन्होंने हमें सींचा है। इस कदर आज अगर हमें किसी काबिल अगर बना दिया है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका कुछ न कुछ जो है सहयोग हमारे परिवार का, हमारे माँ बाप का रहा है, और तब हम इस काबिल बन पाए कि हम अपनी पत्नी को जो सुख सुविधाएं, या जिसको हम अगर प्यार की बात भी यदि करें तो हम अधिकार के साथ प्यार दे पा रहे हैं ना। तो उसके लिए वो उनकी पिछले बीते हुए समय की जो मेहनत है और जो हमें मिला है, और वैसे भी कहते हैं ना, हम दे वही चीज सकते हैं जो हमारे पास होगी। अगर हमारे पास प्यार है, भरपूर प्यार है, तो हम दे पाएंगे। बिल्कुल, प्यार दीजिए, लेकिन जिम्मेदारियों को नहीं भूलना है, जिम्मेदारियों को नहीं भूलना है, खासतौर से अपने माँ बाप के प्रति।
जहाँ प्यार होगा वहाँ जिम्मेदारियां भुलाई नहीं जा सकती। लेकिन बहुत से लोग हैं किरण जी जो भूल जाते हैं, उन लोगों के लिए यही सबक है कि अगर आपको आशीर्वाद चाहिए, अपनी जिंदगी में खुशियाँ चाहिए। हाँ, उनके लिए प्यार के मायने जो है वो बदलकर मजबूरी बन गए हैं। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है। खैर आज के इस कार्यक्रम जी आशियाना प्रोग्राम में हम यही सीख देना चाहते हैं, यही लोगों को बताना चाहते हैं कि आप प्यार दीजिए, पत्नी को प्यार दीजिए, पति को प्यार दीजिए, अपने बच्चों को भरपूर प्यार दीजिए। प्यार बांटिए, और क्योंकि प्यार की हमेशा जीत होती है, प्यार कभी हार नहीं सकता, ये सच्चाई है जीवन की। और बांटिए, खूब प्यार बांटे और सब लौट के आप ही के पास वापस आ जाता है। बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संतोष। जी हाँ दोस्तों, आपके आशियाने में आप स्वागत तभी करेंगे खुशियों का, और आनंद की कलियां आपकी जिंदगी में तभी खिलेंगी जब आप अपने बुजुर्ग माँ बाप की इज्जत करेंगे, उनको सम्मान देंगे और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। आकाशवाणी FM रेनबो। मेरे लिए जिंदगी तेरे बगैर कुछ नहीं, तू है जहां मैं वहीं, तेरे बगैर कुछ नहीं। दोस्तों चलते चलते बस यही कहूंगा कि एक दूसरे के प्यार में डूबे रहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाते चलिए। वैसे इस कार्यक्रम को समाप्त करके दिल विच दिल्ली कार्यक्रम की ओर चलने का टाइम हो रहा है, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे यानी SR यानी संतोष राव के साथ, क्योंकि आपके साथ हम रहेंगे 4 बजे तक। तेरे जैसा प्यारा कोई नहीं, हमको तुझसे प्यारा कोई नहीं, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, तेरे जैसा प्यारा कोई नहीं, हमको तुझसे प्यारा कोई नहीं, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, तेरे जैसा प्यारा कोई नहीं, हमको तुझसे प्यारा कोई नहीं। दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली NCR विद SR।
दिल में हो तुम, आंखों में हो तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। कुछ ऐसी ही चाहत हर दिल्ली वालों के दिल में रहती है ना, क्योंकि दिल्ली हर दिल में धड़कन बनकर धड़कती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि दिल्ली हर दिल में धड़कन बनकर धड़कती है। दिल्ली हर दिल में धड़कन बनकर धड़कती है, आंखों में सपनों की बहार लेकर सजती है। इसीलिए हर कोई यही तो कहता है। अब दोस्तों दिल तो लगेगा ही, क्योंकि जिस शहर में इतिहास की कई कहानियां लिखी गई हो, जिस शहर में महान लोगों के जीवन की दास्तान जुड़ी हो, जिस शहर को देखकर दुनिया झुकती है, तो भला ऐसे शहर के लिए दिल यही तो कहेगा कि दिल लगा लिया तुमसे प्यार करके, इकरार करके, है ना, तुमसे प्यार करके, इकरार करके। चोरी नहीं की है तेरे संग यारा, चोरी नहीं की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके, बेकरार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। दोस्तों अभी जो गीत हमने आपको सुनाया मीका की आवाज में, काफी पसंद किया जा रहा है आजकल। वैसे आजकल मीका मुंबई में रहते हैं, लेकिन मीका का दिल्ली से पुराना नाता है। दलीर बाजी तो अभी दिल्ली में रह रहे हैं, और जब जब मीका दिल्ली आते हैं तो वो भी फिल्म अभिनेत्री चित्रांगदा की तरह यही कहते हैं कि दिल्ली आकर ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर आ गए। चित्रांगदा क्या कहती हैं, आप भी सुनिए। हाय, मैं हूँ चित्रांगदा और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले एक बात जानना चाहूंगा, दिल्ली शहर आई हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा घर है। मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं जब भी वापस आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक एयरपोर्ट से उतरते ही जब हम बाहर आते हैं, सोच लाइक घर आ गए। जब घर की फीलिंग्स होती है तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। सो फील इंडिपेंडेंट। पुगा दूंगा, तू जो मांगे बोला दूंगा। तेरी सारी विश पुगा दूंगा, तू जो मांगे बोला दूंगा। जो सारे शहर में महंगा निकाला दूंगा, तेरा लहंगा मैं बेची रे। हाँ कर दे मेरी मोटो राखू राजी रे। तू हाँ कर दे मेरी मोटो राखू राजी रे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ
नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। आइए अब बात करते हैं 1970 की फिल्म पूरब और पश्चिम की, जिसमें मनोज कुमार, सायरा बानू, अशोक कुमार, प्राण और प्रेम चोपड़ा लीड रोल्स में थे। उपकार के बाद भारत कुमार के रूप में मनोज कुमार की ये उनकी दूसरी फिल्म थी, याद रखिए। कहते हैं कि पूरब और पश्चिम फिल्म बनने के बाद इस फिल्म के गीतों को ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित करवाने के लिए कल्याण जी आनंद जी भाई को कहा गया, क्योंकि उन दोनों ये काम फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर ही किया करते थे। जब काफी दिनों के पश्चात भी फिल्म के गीत आकाशवाणी के ये इस ऑल इंडिया रेडियो पर सुनाई नहीं दिए, तो मनोज कुमार ने इस बारे में कल्याण जी भाई से बात की, तो पता चला कि कल्याण जी ने ऑल इंडिया रेडियो की फॉर्मेलिटी जो होती है ना, उसे पूरा नहीं किया। और इस बात से मनोज कुमार गुस्से में आ गए और तभी उन्होंने फैसला कर लिया कि आगे से वो कभी भी कल्याण जी आनंद जी के साथ काम नहीं करेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। पूरब और पश्चिम फिल्म के बाद उन्होंने अपनी किसी भी फिल्म में कल्याण जी आनंद जी का संगीत नहीं लिया। खैर, ये फिल्म अपने जमाने की बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट फिल्म थी। 70 लाख रुपए में बनी इस फिल्म ने उस वक्त कमाई की थी तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ, 4 करोड़ 50 लाख रुपए उस जमाने में, 1970 की फिल्म है ये। और कहते हैं कि फिल्म के गीतों ने इंदिवर द्वारा लिखे जितने भी गीत थे, दुल्हन चली, कोई, जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, भारत का रहने वाला हूं, या संतोष आनंद द्वारा लिखा पूर्व सुहानी आई रे, ये सारे गीतों ने इस फिल्म को आज तक जीवित रखा हुआ है। जी हाँ, और इस फिल्म के गीत जैसे ही 15 अगस्त 26 जनवरी आते हैं, तो ये गीत जो भारत का रहने वाला हूं, ये हमेशा प्ले होता है। पूरी दुनिया में ये गीत सुनाई देता है, गूंज इसकी सुनाई देती है। और जब जब ये गीत बजता है तो बहुत से लोगों के दिल में भी ये इस तरह की बात आ जाती है। जैसा कि हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है, कहां पर ये मैसेज जो आया है वो लिख रहे हैं कि अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है तुमसे मेरा, कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। ये सुनील कुशवाहा है, गांव बैठा ससान उन्नाव से ये मैसेज कर रहे थे, और ये चाह भी रहे हैं कि कुछ इस तरह का गीत प्ले किया जाए। तो बहरहाल इनकी फरमाइश हम थोड़ी देर में पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम सुनते हैं संतोष आनंद द्वारा लिखा ये प्यारा सा गीत पूर्व सुहानी आई रे, आकाशवाणी के FM रेनबो पर। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्व और पश्चिम फिल्म की शूटिंग लोकेशंस के बारे में। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, ये गीत है पूर्वा सुहानी आई रे, लिखा है इसे मशहूर गीतकार संतोष आनंद जी ने, जिनसे हम ढेर सारी बातें भी करते रहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। कई बार उन्होंने इस फिल्म के बारे में भी जिक्र किया है। बहरहाल आज क्योंकि हमने लिया है पूर्व और पश्चिम, और इसके बारे में हम करेंगे ढेर सारी बातें आकाशवाणी के FM रेनबो पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं 40 सालों से बाहर की नजर रखने वाले चंद्रमोहन शर्मा। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो, नमस्कार सर, आपको आकाशवाणी FM रेनबो के श्रोताओं को मेरा आज का बहुत बहुत नमस्कार। सर आपको भी नमस्कार। सर्दी लग रही है सर? बारिश हो रही है बाहर? जबरदस्त सर्दी है। ऐसे में आपने बिल्कुल अच्छा गाना दिया, गणतंत्र दिवस की यादें ताजा कर दी, उस फिल्म को याद ताजा किया जो बिल्कुल सचमुच एक बेहतरीन फिल्म रही 70 के दशक के साथ। जी, 1970 की फिल्म है, और मनोज कुमार के लिए दूसरी फिल्म थी उपकार के बाद, क्योंकि भारत का तो उनको तमगा मिल ही गया था उपकार फिल्म में, और उसके बाद ये फिल्म उनको पूरा वो पश्चिम। हमारे श्रोता शायद इस बात को नहीं जानते होंगे सर कि मनोज कुमार आज भी जो है अपने बरसों से अपने घर पे काफी समय से एक्टिव नहीं है फिल्मों में वो, लेकिन वो जब भी कभी फोन उठाते हैं, हम लोग कभी बात करते हैं, तो आज भी वो MTN का लैंडलाइन फोन ही यूज करते हैं। जी जी। और किसी भी बात से बात करने में हिचकिचाते नहीं है। कोई भी आप बात कीजिए, पुरानी कीजिए, नई कीजिए, और कहीं ना कहीं वो हर बात पर खुल के बात करते हैं। उनकी एक अच्छी आदत है। वो पूर्व और पश्चिम जब रिलीज हुई थी फिल्म,
तो इस फिल्म के लिए मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा अपने श्रोताओं से कि अगर आपने फिल्म देखी होगी, लगभग बहुत लोगों ने देखी है, फिल्म का करीब स्टार्टिंग 2 रील जो थी ब्लैक एंड व्हाइट थी सर जी, क्योंकि फिल्म कलर उस वक्त होती थी जब ये भारत आजाद होता था जी, और जिस सिनेमा घर पर ये पिक्चर चली थी बाहर लिखा हुआ था ईस्ट कलर, और जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म शुरू होती थी हर सिनेमा वाले को अंदर अपने स्टाफ खड़ा करना पड़ता था, डंडे लेके पब्लिक वाले खड़े करने पड़ते थे क्योंकि पब्लिक इतना शोर मचाती थी कि कलर फिल्म है, तुम ब्लैक एंड व्हाइट कैसे दिखा रहे हो। मैंने भी जिस सिनेमा पर देखी वहां 2 बार फिल्म रोकी गई ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में। मैनेजमेंट ने आके बकायदा बोला, एक माइक तक रखा उन्होंने बताने के लिए भी 20 मिनट बाद फिल्म कलर शुरू हुई, लेकिन जो उसकी जो प्लानिंग थी मनोज कुमार जी की बहुत ही बढ़िया थी। उनका मतलब था कि आजादी से पहले हम अंधेरे में थे और आजादी मिलते पूरा देश जो है संगीन हो गया उठा, ये उनका आइडिया था जो उन्होंने खुद बताया सर। बिल्कुल सही कहा। पूर्व पश्चिम के तो सारे गीत इतने फेमस हैं, कहानी की तो बात ही एक अलग है, लेकिन अगर हम गाना बजाया सर अभी वही गाना देखिए, फिल्म में भी वो गाना जो है गणतंत्र दिवस पर ही बजता है सर। जी जी, क्योंकि गणतंत्र दिवस मनाने के लिए ये लोग मनोज कुमार भारती इत्यादि का जो ग्रुप है वो बनारस से दिल्ली आता है और यही एक फिल्म का शेड्यूल था जो सर दिल्ली में शूट हुआ था सर जी उस वक्त में, क्योंकि फिल्म की ज्यादा कहानी आपको पता है या तो बनारस में थी या ये चली गई थी बद्रीनाथ या चली गई थी लंदन में सर बाहर, क्योंकि वहां की फिल्म थी। लेकिन फिल्म का एक 26 जनवरी के शेड्यूल के लिए फिल्म में भारती, मनोज कुमार और कुछ जूनियर आर्टिस्ट थे, वो लोगों ने 4 दिन दिल्ली में डेरा डाला था फिल्म के, चूंकि फिल्म को रिलीज भी खुद मनोज कुमार ने किया था विशाल इंटरनेशनल से, तो उनके जो सपोज साहब बैठते थे वो बताया करते थे कि जिन दिनों मनोज ये भारतीय दिल्ली में थे तो उन्होंने पहले तो 26 जनवरी को शूट किया सबसे, हकीकत में करा, उन्होंने रोका तो शेड्यूल को उसी टाइम मिलेंगे जब शेड्यूल होगा, राष्ट्रपति भवन की लाइटिंग, और उसके बाद में आपने एक सीन देखा होगा भारती और मनोज कुमार की बातचीत है फिल्म में जो बिल्कुल चारों तरफ ग्रीनरी है, वो उन्होंने फैलाया था जिम खाना क्लब में सर, वो वाला जो गाना वो वाला शूट हुआ था। उसके बाद इन्होंने फिल्म का एक सीन जो है शूट किया हुमायूं टॉम के एरिया में, और वहीं से ये फिल्म का आखिरी एक जो शूट था वो दिल्ली प्रवास का ही था, जब दिल्ली में आई हुई थी टीम, वो शूट था सब कुतुब मीनार महरौली के आसपास के एरिया में किया गया था और कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मनोज कुमार बड़े फ्रेंडली थे, कहते बताते हैं उस वक्त शूटिंग वूटिंग भी देखने आते थे, भारतीय इतनी पॉपुलर नहीं थी तो मनोज कुमार जी खुद ही उन लोगों से मिल लेते थे जाकर के, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई शूटिंग करने में जरा भी। 4 दिन का था और हर फिल्म में कहीं ना कहीं वो दिल्ली का एक सीन डालने की कोशिश करते थे। पूर्व और पश्चिम में भी सिचुएशन बनाई गई, तो कहानी घूमती थी बाहर, लेकिन वो दिल्ली में क्या है गणतंत्र दिवस के लिए और वही जी। अच्छा, जो ये गीत फिल्माया गया गणतंत्र दिवस पर जी, तो क्या ये जो गणतंत्र दिवस की जो परेड थी वो रियल थी? हाँ, वो जो इन्होंने परेड की जो शूटिंग ली थी सर वहाँ पर, क्योंकि उस वक्त बताते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटर जो है जिन्होंने फिल्म के साथ मनोज कुमार जी के पार्टनर भी थे, वो बताते हैं कि मनोज साहब चाहते थे कि मैं कोई फुटेज वगैरह यूज ना करूं, कुछ सीन्स जो है उन्होंने यहीं से यूज में ले लिए थे, कुछ उन्होंने दूरदर्शन से लिए थे सर। अच्छा, ओके, उसकी परमिशन लेकर इन्होंने फिर उसको जी, क्योंकि दूरदर्शन वालों से कट सी लेकर के इन्होंने उस सीन्स को लिया था। और लेकिन उस वक्त में ये जब शूटिंग हुई थी उस वक्त मनोज कुमार जी, भारती जी और फिल्म के जो कुछ और सहयोगी कलाकार थे वो दिल्ली में थे उस वक्त में। अच्छा, उस वक्त मौजूद थे वो राजपथ पर? जी जी जी, उन लोग का खास तौर से था कि मनोज कुमार अपने आपको जो मानते भी हैं भारत कुमार ही है तो उनकी सारी फिल्में भी इस तरह की थी। तो ये शूट का इन्होंने स्पेशल शेड्यूल बनाया था कि हम लोग गणतंत्र दिवस का गाना जो है दिल्ली में जाकर शूट करेंगे, क्योंकि फिल्म की कहानी भी इस तरह बनाई गई उस वाले सीन को कि दिल्ली से उन्हें बुलावा आता है कल्चरल प्रोग्राम के लिए और वो लोग जाते हैं। तो जबकि वो गाना जो है आपको ताज्जुब होगा संतोष जी, वो गाना दिल्ली में शूट नहीं हुआ, बॉम्बे में शूट हुआ था वो गाना। अच्छा हाँ जी, वो जो हाल का सीन है मैंने कहा तो उससे कंफर्म किया कि सपना हाउस में करा, कहाँ पर करा, कहीं नहीं करा, बॉम्बे के एक थिएटर में शूट किया गया था गाना, क्योंकि वो काफी गाना लंबा था, अगर आपने गाना देखा होगा वो बहुत लंबा गाना था वाला, तो दुल्हन चलिए भी आपने चलाया भी ऐसा तो वो 4 दिन की शूटिंग थी। ओके, तो वो गाना बाहर था, लेकिन दिल्ली में जो उन्होंने लिया आउटडोर सिर्फ इसलिए कि दिल्ली से मनोज जी का प्यार था और खुद आपको बताइए लोग दिल्ली के रहने वाले थे, इनकी भी दिल्ली की थी, तो इन्होंने शेड्यूल को डालने के लिए गणतंत्र दिवस को कहानी के साथ जोड़ा। जी, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर आपको। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे सर, बातचीत करेंगे एक नई फिल्म के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी FM रेनबो। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो, नींद जितनी भी मैं
अगर आप भी इन मैडम की तरह परेशान हैं, आपको भी नहीं सूझ रहा कि ओमिक्रॉन और कोरोना के साए में कैसे जिया जाए, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ 4 बजे तक, क्योंकि हम 3 बजे से आपके लिए लेकर आएंगे रेडियो डॉक्टर, जिसमें आप हमसे फोन और व्हाट्सएप के जरिए जुड़कर पूछ सकते हैं सवाल, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे डॉक्टर अशोक शर्मा। आपको हम नंबर बता देते हैं जिस पर आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01123421084 और दूसरा नंबर है 23421089, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने जवाब सवाल भेजने के लिए, और व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। जी हाँ, 9868107070। तो आप फोन करिए, मैसेज भेजिए, और बहरहाल अभी आप बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, एफएम रेनबो पर अब शुरू होगा रेडियो डॉक्टर। दोस्तों, देखते देखते 2020 से 2022 आ गया, लेकिन कोरोना ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इस पर काबू पाने की कोशिश की, इसने अपना रंग बदलकर कभी डेल्टा, कभी ओमेगा, तो कभी ओमिक्रॉन बनकर हमें परेशान करता रहा, और न सिर्फ परेशान करता रहा बल्कि हमारी मुश्किलों को भी बढ़ाता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसीलिए हमने भी, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना रही हो, हमने हर हाल में जीना सीख लिया। दोस्तों, कैसे हम आज कोरोना के जाल से अपने आप को बचा सकते हैं, बताने के लिए और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक शर्मा। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बात है, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज। थैंक यू। दोस्तों, डॉक्टर साहब से ढेर सारी बातें होती रहेंगी, और अगर आप डॉक्टर अशोक शर्मा से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप फोन और व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। फोन नंबर हमारा नोट कर लीजिए, 23421084 यानी 23421084 है, और दूसरा नंबर है 23421089, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। जी हाँ, 9868107070। तो दोस्तों, जब तक आपकी कॉल या आपके मैसेज हम तक पहुंचते हैं, हम आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे याद में। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। वैसे दोस्तों, ये गीत किसी और संदर्भ में लिखा गया, लेकिन आजकल यही गीत सबके लबों पर रहता है। क्यों डॉक्टर अशोक शर्मा, क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि 2 साल हो गए पूरे, 2 साल से ज्यादा हो गए। अगर हम वो जो 2 साल पहले का पीरियड था, किसी ने सपने में पूरी दुनिया में नहीं सोचा होगा, चाहे वो चाइना है, चाहे कोई यूएस में रह रहा है, चाहे रशिया में रह रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे इंडिया में, कि उसको ऐसा हालात देखने पड़ेंगे। बिल्कुल। सब कुछ होने के बाद आपको को खाने का नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, और 1 महीने नहीं 2 महीने नहीं, लोग लड़ाई होती थी, कर्फ्यू लगता था, लोग 2-2, 6-6 महीने, 3-3 महीने लॉकडाउन में। मतलब हालात तो कुछ इस तरह से हो गए थे इस समय, लेकिन उन हालातों पे हमने काबू पा लिया है। लेकिन एक सवाल है मेरे जहन में जो बार बार आता है कि ये कोरोना रूप की रानी चोरों का राजा वाला गेम क्यों खेल रहा है हमारे साथ? देखिए, अगर इसका इतिहास उठाएं तो 1900 साल पहले ये हुआ था। अच्छा, ओके। एक ही रिकॉर्ड है, और पूरी मेडिकल हिस्ट्री में कहीं इसका नाम नहीं है। पिछले 100 साल भूल चुकी थी पूरी दुनिया इसको। और तब ये पूरे 2 साल रहा था, और 30 करोड़ की पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की उस टाइम, और 3 करोड़ लोग खत्म हो गए थे। उस वक्त कोई साधन नहीं थे, कोई टेस्ट नहीं था आरटीपीसीआर जैसा, लोगों को समझने में ही 6 महीने लग गए कि ये है क्या। जैसे इस वक्त भी तो
यूएस चाइना में भी ऐसा ही हुआ कि जब 19 नवंबर में पहला केस आया तो उसमें एक लोकलाइज एरिया में था, डॉक्टर्स ने बताया कि इस तरह लोग मर रहे हैं और उन्होंने भी इसको लाइटली लिया, उन्होंने अपना नया साल भी मनाया, लेकिन वो इतनी तेजी से फैलेगा कि वो उनको नहीं पता था, इस तरह का आभास ही नहीं था, इस तरह दुनिया को नहीं था। लेकिन हमको भी फरवरी में जब आया तो हमें आभास नहीं था, हम सोचते थे कि यूरोप में जा रहा है ये वायरस है, वायरस तो 40, लेकिन धीरे धीरे अपने शिकंजे में इसने भी कस लिया। इंडिया में तो खत्म हो जाएगा 40 डिग्री पे, तो हम वायरस तो इंडिया जितने झेलता कोई और झेलता भी नहीं है, तो हम डर नहीं रहे थे उससे, पर जो उसने रूप दिखाया उससे पूरी दुनिया आज भी सहमी हुई है। बिल्कुल, लेकिन अब तो हालात बदल चुके हैं, हम संभल चुके हैं और हमें पता भी चल चुका है और डबल डोजेस भी लग चुकी हैं एहतियात के तौर पर, अब तो और भी हो रहा है। चलिए हमारे पास एक लिसनर, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो हमसे क्या जानना चाहते हैं। हेलो सर, संतोष सर, नमस्कार जी। सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए सर, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी, मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, सिरोड़ी, लोनी जिला गाजीपुर। ओके सर, मैं ये जानना चाह रहा था, एक हम छोटा सा वो चलाते हैं अभियान, कोरोना जागरूकता मिनी अभियान के नाम से चलाते हैं, हमारे ग्रुप है, तो उसमें हम जैसे लोगों से मिलते हैं तो हमने ऐसा भी देखा कि डिस्पेंसरी में हम गए कि जी हमने दोनों डोज लगवाई हैं लेकिन हम भी संक्रमित हो गए, तो इसका क्या कारण, डॉक्टर साहब थोड़ा समझाएं। ऐसा 2 डोज लगा के आप ये सोचें कि सुनाओ सर, मैं 2 डोज लगा के आपको लगे कि आप हमेशा के लिए बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। डोज का ये प्रोटेक्शन है कि होगा तो बहुत माइल्ड फॉर्म में होगा आपको, जैसा कि अभी हो रहा है। एक आई थी पिछले साल वाली, उसमें जिनके एक ही वैक्सीन लगा था, दूसरा नहीं लग पाया, वो ही उनको सीरियस हुए वही लोग। जिन लोगों को अप्रैल के फर्स्ट वीक में दोनों डोज लग चुकी थी, क्योंकि पीक जो 12 अप्रैल से लेके और 12 जून तक 2 मंथ चला था, 12 मई तक पीक था, 30 अप्रैल तक, तो उसमें जो उन लोगों को 2 डोज मिली थी वो उनको हुआ तो बहुत माइल्ड हुआ, और जो जिनकी डेथ हुई, कॉम्प्लिकेशन हुए, ऐसे वो ही लोग थे जिनके एक भी नहीं लगा था या एक लगा था। इवन मैं अपने डॉक्टर कम्युनिटी में भी बताऊंगा कि कई डॉक्टर्स थे जिनके सेकंड डोज 2-4 दिन पहले ही लगी थी, और सेकंड डोज के बाद भी इम्यूनिटी 15 दिन बाद आती है। तो और अब ये भी कह रहे हैं कि जो 2 डोज की इम्यूनिटी थी वो 9 मंथ तक वैलिड थी, 9 मंथ बाद कम हो जाती है, इसलिए 3rd बूस्टर डोज भी हम लोगों को लगाने के एडवाइस दे रहे हैं। इससे ये नहीं है कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन आप सीवियरिटी नहीं होगे। लोगों को ये समझाइए कि आपको सीरियसली नहीं होगी, मतलब ये है कि जान जोखिम में नहीं जाएगी, आप आईसीयू में नहीं जाओगे। अमूमन वही होगा कि सर्दी जुकाम हो गया, उस तरह का आपने 2 दिन एहतियात बरता है या मेडिसिन लिया और ठीक हो गया। इसका एडवांटेज है, डेफिनेटली एडवांटेज है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल तो आती है, वो आएगी, लेकिन ये मत सोचें कि होगा ही नहीं, ये तो मत सोचें। बिल्कुल। एक और लिस्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप निषाद, मैं जिला सुल्तानपुर यूपी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। सर, जैसे कभी कभी जो शाम को अगर हम नहाते हैं, हाँ, इसमें क्या सर बीमार और ये सर्दी जुकाम होने का चांसेस क्या ज्यादा रहते हैं सर? कभी कभी दिक्कत होती है। हाँ, ज्यादा है। जितना जैसे ये एक तरह का वायरस है, तो वायरस की जो बीमारी होती है, जैसे ठंड जुकाम वो तभी होता है कि अगर आप ठंडे पानी से नहा लिए या ठंडा खा लिया, आइसक्रीम खा ली, या एकदम गर्म पानी से, ठंडे से एकदम अंदर गर्म में आ गए या गर्म से ठंड में चले गए, तो जो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर आप फेस करोगे, तो ये वन ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। तो इसके लिए सर जैसे नहाने का जैसे दायरा है, वो क्या सुबह शाम से बहुत लाख बेहतर है क्या सर सुबह का नहाना? सुबह का नहाना तो बेहतर है ही, हर जगह बोला जाता है सुबह का नहाना बेटर है, लेकिन गर्मियां है तो आप 2 बार भी नहा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, गर्मी सर्दी में नहीं नहाए तो बेटर है, जैसे कोल्ड एक्सपोजर होगा, आप ठंड से एक्सपोजर होगा। देखिए, सर्दी में तो ज्यादा अगर आप ठंडे पानी से नहा लेंगे तो उसका भी असर वो होगा, शरीर पर पड़ेगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, सर दर्द बढ़ जाएगा, हो सकता है फीवर भी हो जाए। तो मतलब एहतियात तो बरतना ही पड़ेगा। नहीं, मैंने अभी कही। और सर क्या जैसे कोई सिस्टम से पानी को जो गर्म किया जाता है, क्या इससे भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है शरीर पर सर? हाँ, पड़ता है। हॉट वाटर जो होता है वो बैक्टीरिया को मारता है थोड़ा, आपका बॉडी की जो स्किन है उस पर जो बैक्टीरिया है और डिसइंफेक्ट का काम करता है, थोड़ा गर्म पानी होता है तो, और स्पेशली सर्दियों में आपको प्रोटेक्ट करता ही है, कोल्ड से, सर्दी से बचाता है। एक मेदिनीपुर जारा विलेज है, वहां से राम नायक ने हमें व्हाट्सएप किया, ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है कि ये वायरस खत्म कब होगा? जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से वो 2 साल में खत्म हुआ था, जब 1919 में आया था, तो हमें उम्मीद है कि अप्रैल 2022 के एंड तक ये खत्म हो जाना चाहिए। और अभी जो उसके लक्षण दिख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो खत्म सा हो रहा है, मतलब एक लाइट पड़ गया, ये भी बहुत बड़ी वजह है।
क्योंकि कोई भर्ती नहीं हो रहा और कोई आईसीयू में नहीं जाए, वायरस हो खाली 3 दिन का खांसी जुकाम बुखार, तो ये भी बहुत बड़ी अपने आप में हमारे को सांत्वना देने के लिए लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है पूरी दुनिया के लिए। एक मैसेज हमारे पास आया राजेश्वर सिंह का, ये कह रहे हैं मुझे रात में खांसी बहुत आती है, क्या वैक्सीन लगवाऊं? नहीं, रात में खांसी आती है तो यूजुअली जितनी भी एलर्जिक खांसी होती है वो रात को ज्यादा आती है 2 से 5 के बीच में। इसका वैक्सीन से कोई नहीं, पर वैक्सीन तो आपको लगवाना ही है। वैक्सीन भैया कहाँ हो आप राजेश्वर सिंह? आप तो अभी तक तो लोगों की डबल डोज पूरी हो गई है, आप कहाँ हो? जरूर लगवाना चाहिए वैक्सीन। तो ये लगता है कि इनको भी थोड़ी सी पशुकेश में होंगे ये कि लगवाए ना लगवाए, या लोगों ने कुछ अफवाह इनके कानों तक पहुंच गई होगी कि इससे ये हो जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों के अंदर ये डर वहम है। अभी कल एक प्रोग्राम में दिखा रहे थे कि लोग भाग रहा था, एक जना छुप के भाग रहा था, इधर भाग रहा था, उसको लोगों ने गलतफहमी डाल दी। लोग कहते हैं कि वैक्सीन से ये हो जाएगा, कोई कहता है रिएक्शन हो गया, कोई कहते हैं हमारे को तो आया ही बुखार वैक्सीन के बाद है, हुआ ही कोरोना फर्स्ट डोज के बाद है। तो ये हमारे पास एक ही मीडियम है प्रोटेक्शन की, बस एक ही चीज है हमारे पास वार, उससे बचने का, तो उसको हम क्यों खोएं? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये मौका है और ये मौका आप, क्योंकि जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है और ये बार बार ये समझाया जा रहा है लोगों को कि आपको डोज लेनी है, वैक्सीन आपको लेनी है, और जो नहीं ले रहे हैं वो बहुत गलतफहमी में है। संतोष जी, जब हमारा फर्स्ट जो वेव आई थी उस वक्त हमें सपनों में नहीं सोचा था कि हम वैक्सीन बना पाएंगे। लोग ऐसे वैक्सीन बनेगी भी कि नहीं, पता नहीं बनेगी तो कितने सालों बाद बनेगी, जब तक तो पता नहीं आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से बनी, और वो एक एग्जाम्पल है, एक हिस्ट्री है, जिस तरह से बनी इतने करोड़ों लोगों को लग गई, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक मैसेज हमारे पास कोलकाता से आया, किसने भेजा नहीं पता, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब हम बाहर से घर आते हैं, इन्होंने दोनों डोज लग चुकी है इनकी, ये कह रहे हैं जब घर से बाहर से हम घर पे आते हैं तो हमें क्या क्या एहतियात रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, आप जब बाहर से घर में आते हैं तो आपके हाथ कई जगह टच होते हैं, तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोइए और मुंह वॉश कीजिए, और हो सकता है तो अपने कपड़े अलग डाल दीजिए और नए कपड़े पहन लीजिए, और बात ले सकते हैं तो और भी अच्छा कि नहा लीजिए जब तक आप कोई पब्लिक प्लेस से आते हैं तो। और मतलब डायरेक्ट घर में नहीं घुसिए, डायरेक्ट पानी मत पीजिए, खाने की चीज एकदम मत खाइए बाहर से आते ही, और जब बाहर से आए तो इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है और घर वालों के टच में मत रहिए। अच्छा, आजकल डॉक्टर साहब एक चीज और हो गया, पहले कि हम क्या था कि हम सैनिटाइज करते रहते थे बराबर, आजकल कम हो गया है। नहीं तो पहले सबके पास आप देखते थे हाथों में रहता था, सफर करे, लेकिन आज हम बहुत कैजुअल ले रहे हैं इस चीज को। और सैनिटाइजिंग के भी कहते हैं कि इसमें अल्कोहल होता है, स्प्रिट होती है, किसी को एलर्जी। सबसे बेस्ट है जो कहते हैं बैक्टीरिया की, अभी लेटेस्ट स्टडी आई है कि इसकी जो लिपिड लेयर होती है वो सैनिटाइजेशन से इतनी खत्म नहीं होती वायरस के, जो इसको अगर साबुन से हाथ धोएंगे, अच्छा ओके, दैट इज वेरी गुड, और उससे हाथ धोने चाहिए रगड़ के अच्छी तरह से। लेकिन ये तो पॉसिबल तब होगा ना जब घर आएंगे आप, या हम ऑफिस पहुंच जाएं या घर पहुंच जाएं तब हम करें, लेकिन बीच रास्ते में तो हम सैनिटाइज करें। दूसरा, जो आपका हाथ है ना, सबसे कॉमन चीज होती है इसका वायरस की किस किस जगह आप कितनी देर जिंदा रहता है। जैसे बॉडी के ऊपर आ गया तो कहते हैं हेयर्स पे, आईज पे, फेस पे, ये 48 आवर तक बॉडी पे सर्वाइव कर जाता है, तो इसलिए नहाना जरूरी है। दूसरा कहते हैं स्टील की जो लेयर होती है, जो अपन रेलिंग्स होती है, ज्यादातर आदत होती है रेलिंग के ऊपर हाथ करते पकड़ते हैं, वो कभी भी नहीं करनी है, स्पेशली हॉस्पिटल की और पब्लिक प्लेस की, रेलवे स्टेशन, ये आदत तो कभी भी नहीं होनी चाहिए कि रेलिंग पे हाथ देते वो अपन उतरते हैं। लेकिन वो तो हम सहारा लेते हैं ना। हाँ, साथ फिसलता नहीं, जिस तक कम हो हाथ नहीं लगाइए पब्लिक प्लेस में। डस्ट किसी के जाए तो टेबल पे, ऑफिस में जाए आप, रेलवे स्टेशन पे जाए, उस पर जाए तो। लेकिन जैसे अगर आप मेट्रो स्टेशन जाएंगे, आप एस्केलेटर यूज करते हैं, तो अनाउंसमेंट होता है कि आप इसको पकड़ के जाएं। हाँ, तो आपकी सुविधा, मतलब सावधानी बरतें, या रुमाल उसके ऊपर रख लें, पर डायरेक्ट टच वहां से आता है ये। एक और हमारे लिसनर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ, आपका नाम बताइए अपना और जगह का नाम। डॉक्टर साहब को नमस्ते, मेरा नाम अरिंदम गोस्वामी, जलपाईगुड़ी से बोल रहा हूँ। बोलिए। बोल रहे हैं कि सर, मेरे पापा जो है वो 70 साल का है, उनको कोविड हुआ था जुलाई 28 जुलाई। यस, ठीक है। उनको किडनी की भी बीमारी है, बीपी का पेशेंट है। तो कोविड होने के बाद उनको जो बुलाते हैं तो कान में लगता है थोड़ा सा कम सुनाई पड़ता है। तो ये कोविड की वजह से कि ये हो सकता है? यस, कोविड की वजह से हो सकता है। कोविड ने कोई सा भी सिस्टम बॉडी का छोड़ा नहीं, नर्व्स पे भी इफेक्ट हुआ है, कईयों को ब्रेन के स्ट्रोक भी हुए हैं, पैरालिसिस भी हुआ है, और लंग्स पे इफेक्ट किया है, किडनी पे इफेक्ट किया है, हर बॉडी पे तो
हो सकता है कि उनको इससे इफेक्ट हुआ है। तो ये नजदीकी डॉक्टर से जाके सलाह मशवरा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कंप्लीट करा लीजिए, नाक कान गले वाले डॉक्टर को दिखा लीजिए। अच्छा, एक और हमारे पास मैसेज आया हुआ चंदन का, वैशाली बिहार से, कह रहे हैं कि मैंने पहला डोज लिया तो फीवर हुआ था, लेकिन सेकंड डोज लेने के बाद नहीं हुआ, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा हो सकता है। फर्स्ट डोज में कईयों को फीवर हुआ है, बस उसने क्रोसिन खाई है तो ठीक हो जाता है। जो वैक्सीन का फीवर है वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रहता है, 1 या 2 दिन बस, और उसके बाद ट्रीटमेंट सिर्फ क्रोसिन है। तो ये मत सोचिए कि मुझे कोरोना हो गया वैक्सीन लगा के, आधे लोग सोचते हैं जैसे लगाया आज ही फीवर हो गया इसका मतलब मुझे हो गया। तो वैक्सीन का है और ज्यादातर होता नहीं है, सेकंड डोज में नहीं हुआ। लेकिन आजकल ये जैसे कि कई पहले भी ये हुआ था कि हम मेडिसिन बिना डॉक्टर के कंसल्ट के लिए, जैसे आप भी कह रहे हैं कि इसका है कि आपने पैरासिटामोल ले लिया जो चीज है, हाँ। तो क्या अच्छी बात है ये कि बिना डॉक्टर के कंसल्ट के हम ले? खाली पैरासिटामोल और कोई पेन किलर नहीं ले, खाली क्रोसिन बस, अगर बुखार आया और कोई सा पेन, मेरा मतलब क्या है ना, बुखार में जो आता है। लेकिन बेहतर यही है कि हम डॉक्टर के पास जाएं, जहाँ सेंटर लगाया उस सेंटर पे जाके रिपोर्ट कीजिए जहाँ पे लगवाया, अगर आपको फीवर आता है तो। चलिए, और भी ढेर सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं प्यारा सा गीत हो जाए, तो आपकी ही पसंद का एक प्यारा सा गीत फिल्म राज का सुन लेते हैं और उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा रेडियो डॉक्टर, हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक शर्मा। अगर आप इनसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं कोरोना से संबंधित तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 23421084 और 23421089। व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। जी हाँ, 9868107070। और याद रखिए, हमारा ये प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर चलेगा ठीक 4 बजे तक। आकाशवाणी FM रेनबो, आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। टूट के बाजुओं में बिखरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक शर्मा। डॉक्टर अशोक शर्मा जी, काश ऐसा होता है कि ये कोरोना इतना प्यारा होता है कि हम सब गाते हैं कि आपके प्यार में हम मचलने लगे। लेकिन ये तो खलनायक निकला, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, वैसे दिल में जगह बनानी है तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आजकल जिम बंद है, क्या करें? ऐसा जिम पहले भी नहीं थे और हमने जिम को इसलिए रोका है क्योंकि जिम में क्या था, एक AC जिम है, एक नया कॉन्सेप्ट है। जबकि शुरू में हमेशा कहते हैं खुली हवा में सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, पार्क में करनी चाहिए, गार्डन में करनी चाहिए, और जिम होते हैं टोटली AC, और उसमें 20-25 लोग अंदर होते हैं, तो वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी एयर बाहर जो निकलती है, और जो ट्रेडमिल है उस पर हाथ रखा है, मशीनों पर हाथ रखा है, तो वो हर जना उस पर हाथ रखेगा। तो ये एक सोर्स है स्प्रेड होने का। तो जहाँ भी लोग गैदरिंग होगी तो वो एक सोर्स होगा स्प्रेड होने का। अच्छा, तो कौन कौन सी, वैसे अगर हम घर पे क्या, क्योंकि आजकल तो हम घर पर भी रह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो घर पर रह के कौन कौन सी एक्सरसाइज या योगा किया जा सकता है? बट कोरोना से बचने के लिए सबसे बढ़िया है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, और अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए आपको एक्सरसाइज मस्ट है। हर जने को एक्सरसाइज करनी चाहिए। नहीं करो, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जॉगिंग कर ले घर में। अच्छा, योगा आता है, योगा कर ले, कोई सा भी चैनल खोल ले, योगा आते हैं एक्सरसाइज, सामने बैठ जाए टीवी के और उसके वो वाली एक्सरसाइज करते रहें। और नहीं तो जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, हाथ ऊपर करना, नीचे करना, उठक बैठक लगाना, मतलब ऐसे 15-20 मिनट 20 मिनट्स मिनिमम करें। अच्छा, जिनके घर छोटे, आपने कहा जॉगिंग कर ले, जिनके घर छोटे हैं खड़े तो वो जंप कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, एक जगह खड़े होकर के, लेट करके एक्सरसाइज कर सकते हैं, पैर फैला के, पैर ऊपर नीचे करें, हाथ ऊपर नीचे करें, मतलब इतना करें कि उसको पसीना आ जाए, एग्जॉस्ट फील करे। अच्छा, ओके, ये नहीं कि 2 मिनट ऐसे हाथ पांव यूं कर लिए, नहीं करे तो, और रेगुलर करे डेली। अच्छा, एक्सरसाइज तो जरूरी है, बहुत जरूरी है इम्यूनिटी।
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी होगा, योगा करना बहुत जरूरी है। योगा करना जरूरी है और आपको नींद लेना पूरा जरूरी है। आपको स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये कोरोना के कारण कि मेरे तो लॉस हो गया करोड़ों का, मेरा तो इतना हो गया। और जिसका ब्लड प्रेशर शुगर है वो बिल्कुल रेगुलर चेकअप करे, अपनी दवाई लेता रहे। और इम्यूनिटी बढ़ाने की जो चीजें हैं सबसे बेस्ट है ग्रीन वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट्स का है। और अभी जो फास्ट फूड है, स्पाइसी फूड, हैवी मील्स, इनको अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। मिल्क इज ऑल्सो गुड। और लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोरोना में काढ़ा बहुत पिया है और वो काढ़े का कोई फॉर्मूला नहीं पता था और हमारे डॉक्टर्स को इसका आइडिया भी नहीं था कि हम लोग काढ़े में क्या पी रहे हैं। और लोग कहते नहीं जो काढ़ा बस पिया है, बहुत पिया है। और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे केसेस संतोष जी लिवर के आए। इतना ओवर डोज हर चीज की खराब होती है, काढ़े की मात्रा लोगों को पता नहीं थी, उन्होंने बहुत ज्यादा पिया और कई लोग जॉन्डिस करके और लिवर के डिस्फंक्शन होकर आए। तो काढ़े का सेवन बिल्कुल कम मात्रा में करें और जो पता हो, जो आयुर्वेदिक हैं जो बताते हैं उनसे पूछ के करें। अपने आप बाजार से खरीद के काढ़े नहीं पिए, ज्यादा नहीं पिए। एक हमारे पास लिसनर है फोन लाइन पर है, देखते हैं रांची से हैं ये। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और सवाल पूछिए। रांची झारखंड से SSP गुप्ता बोल रहा हूँ। नमस्कार, बोलिए गुप्ता जी। जी सर। हाँ, तो ये अभी कुछ दिनों से बूस्टर डोज का भी चलन चला है। तो उसमें तो जानना चाह रहे थे कि क्या ये बूस्टर हर नए वेरिएंट के बाद लेना पड़ेगा क्या? उम्मीद है कि अब कोई नया वेरिएंट नहीं आएगा, लेकिन जो पहले जो लगी है वैक्सीन उसके बाद अब लग रहा है कि 9 मंथ बाद उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। तो इसलिए जो हमारी थर्ड वेव आई थी इससे बचाने के लिए अभी हमने फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर्स, इनको बूस्टर बोला है। और शायद अगर ये 2-3 महीने में अगर हमारी ये खत्म हो गई, अब जैसे यूके वालों ने बोल दिया है कि हम थर्ड डोज अब नहीं लगवाएंगे, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। तो अगर कम हो गया तो और शायद हम नहीं लगवाएं आगे, पर ये आगे नए 2-3 मंथ में ही पता लगेगा। लेकिन बूस्टर डोज का एडवांटेज ये, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। पर ऐसा नहीं होगा कि नई वेरिएंट आई फिर लगाए, ये लगाए, वो चीज नहीं है। हाँ, क्योंकि ये अभी कवर कर रही है, ये ओमिक्रॉन और दोनों को कवर कर रही है जी। और ये सब 9 मंथ के बाद क्या फिर जरूरत पड़ेगा तो बूस्टर ले सकते हैं? हाँ, 9 के बाद कम हो जाती है। अभी आगे देखेंगे, अगर वेव बढ़ी हमारी, ज्यादा नंबर ऑफ केसेस अब तो कम हो रहे हैं, डिक्लाइनिंग है, तो नहीं करे भगवान ने चाहा तो। जी सर जी। नहीं तो हम तो ऑल्टरनेट, हर साइंटिस्ट लगे हुए रात दिन इसी चीज में कि नई चीज सब इस तरह से कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए। एक मैसेज हमारे पास आया है दिल्ली बुराड़ी से मनोज कुमार का, कह रहे हैं कि मुझे पीलिया हुआ है, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? पहली डोज या दूसरी डोज इन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन नहीं, पीलिया है तो कितना पीलिया हुआ है, कौन सा पीलिया है, हेपेटाइटिस ए है कि आपको बी है या दवाई के कारण हुआ है, पहले उसकी जांच कीजिए। और अगर आपको फीवर वगैरह नहीं है तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मेरी माँ है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, वो वैक्सीन लगवा लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? लखीमपुर खीली से हैं अनिल कुमार। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, डायबिटीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, 60 साल से ऊपर की उम्र है, हार्ट की दवाई अटैक हो चुका है, 6-7 दवाइयां खाते हैं, ये सब वो लोग हैं जिनको इम्यूनिटी कम है और उनको कोरोना हो गया है तो बहुत सीवियर होगा। तो ब्लड प्रेशर जिसको है और दवाई खा रहे हैं उनको तो जरूर वैक्सीन लगवाना चाहिए। एक मैसेज हमारे पास आया उदयपुर राजस्थान से सत्यनारायण का, कह रहे हैं मैं एक चिकित्सालय गया, सरकारी चिकित्सालय, मुझे हल्का बुखार था और हल्की सर्दी जुकाम था, तो मुझे कोरोना टेस्ट लिख दिया गया। मेरा मन मना किया, लेकिन मैंने करा दिया टेस्ट कि मुझे कोरोना है। नहीं, उसमें आया क्या, आपका पॉजिटिव आया? नहीं, ये अभी कोई रिपोर्ट नहीं, कल ही गए हैं, तो अभी इतनी जल्दी कैसे आएगा? तो सेम डे आ रही। वैसे जो अभी चल रहा है 90% ओमिक्रॉन चल रहा है, कोरोना दोनों चल रहे हैं और उसके लक्षण यही है कि हल्का सा खांसी जुकाम बुखार हुआ और वो तीसरे दिन खत्म हो जाता है। तो और कई लोग तो एसिम्प्टोमेटिक, जिनको कुछ नहीं है तो अभी उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो टेस्ट पॉजिटिव के ऊपर मत जाइए, आप अपने सिम्टम पे जाइए। अगर आप तीसरे दिन आपका खांसी जुकाम बुखार ठीक हो गया तो बस ठीक है, कोरोना था तो अभी ठीक हो गया। पर कराना जरूरी है, जिससे आपको पता तो रहेगा आगे कि आपको हुआ था कि नहीं। बिल्कुल जरूरी है। अगर थोड़े भी लक्षण आते हैं तो हमारे लिए अच्छा है ना, अगर हम जाके चेकअप करा लेते हैं। जुकाम और बुखार हो रहा है, नाक रनिंग नोज है और बुखार आया है ठंड लग के, तो उसको फौरन कराइए सेम डे। आजकल तो पहले वाला जो सेकंड वेव थी, फर्स्ट वेव थी, उसे 5th डे हम कहते थे कि 3rd डे से पहले कराओ मत, और अब जो फर्स्ट डे आ रहा है इस वाले में तो
फर्स्ट डे ही सेकंड डे पॉजिटिव आ रहा है और सेम डे रिपोर्ट आ रही है, आजकल शाम तक आ जाती है। गुंजन कश्यप है मेरठ से, कह रही हैं कि मेरा पहला डोज लगा लेकिन मुझे फीवर नहीं हुआ। हाँ, अधिकतर लोगों को 90% लोगों को फीवर हुआ नहीं है, हुआ है तो माइल्ड हुआ है। और अगर इसलिए आप सेकंड डोज भी जरूर लगवाइए, ये मत सोचिए और कि आपको फीवर होगा या नहीं होगा, खाली फीवर के कारण मत लगवाइए, लेकिन जरूर लगवाइए। मतलब लगवानी जरूरी है। हाँ। ये बार बार कह रहे हैं और सरकार भी आग्रह कर रही है बार बार सभी लोगों से। और जैसा कि न्यूज में भी हमने अभी 3 बजे वाली न्यूज में हमने भी पढ़ा था कि अब तक जो हम लगा चुके हैं कोरोना के जितने भी केसेस जो आए थे, और 161 करोड़ 16 लाख टीके लगाए गए हैं। और संतोष जी, मेरा ख्याल यही है कि जो हम ओमिक्रॉन पे जितनी अच्छी विजय हमने पाई है पिछले 1 महीने में, ये हमें यही लगता है कि ये जो 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 30 लाख लोगों के वैक्सीन लगे हैं और डबल डोज लगे हैं, यही विजय है जिसके कारण हमारे ये माइल्ड फॉर्म में हुआ। और पहले जो इतना सीवियर हो चुका तो हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी थी, जो सोचा 60% लोग एक्सपोज हो चुके थे वायरस से फर्स्ट वेव सेकंड वेव में, और उसके बाद ये आई है। तो हमको लगा है कि ये हमने विजय पा ली है 2 वैक्सीन के कारण ही। इवन WHO ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों के वैक्सीन 6 महीने के अंदर या 9 महीने में लग जाएंगे। कितनी मैन पावर चाहिए, कितना बिल्कुल मैनेजमेंट जब अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये एक अपने आप में एक हिस्ट्री है जिसको हमारे को हम विजय की तरफ बहुत क्लोज आ गए इसके ऊपर विजय। बिल्कुल, सरकार जिस तरह से इनिशिएटिव ले रही है, लोगों को आग्रह कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, तो लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि हम आगे आएं और दोनों वैक्सीन के डोजेज हैं वो लगवा लें। हाँ, ये हमारे लिए और हम सब के लिए, हमारे परिवार वालों के लिए भी अच्छा ही रहेगा। अभी सरकार ने तो ये सुविधा भी कर दी है संतोष जी कि जो लोग बुजुर्ग हैं, बेड रिडन है, आ नहीं सकते हैं, उनके घर जाके वैक्सीन लगाने की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके यहाँ कोई बुजुर्ग है, आप मत ले जाइए और वैक्सीन के लिए वहां सेंटर में जाके बोल दीजिए, घर पे भी लग जाएगा। एक लिसनर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। हेलो सर, नमस्कार सभी लोगों को। जी बताइए, अपना नाम बताइए। जी, मैं यूपी से मोहम्मद अतीक बोल रहा हूँ। हाँ, सवाल पूछिए। सर, बात दरअसल ये है कि हम कैसे पहचाने, जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, खांसी नजला जुकाम सभी को होता है, मैं कैसे पहचानूं कि हाँ इनको ओमिक्रॉन हो गया है, इसके मेन लक्षण क्या है? देखिए, अगर आपको एकदम ठंड लग के बुखार, बिल्कुल सही थे और 1-2 घंटे में एकदम ठंड लग के बुखार आया, वो 103-4 नहीं गया, 100-101 ही जा रहा है और रनिंग नोज है, नाक बह रहा है और सूखी खांसी हो रही है, तो आप फौरन यही समझे RT-PCR जरूर कराएं। और तीसरे दिन 90% केसेस में ये ठीक हो रहा है। और कई दूसरे लक्षण ये भी है, किसी को खाली डायरिया हो रहा है, बुखार के साथ दस्त हो रहे हैं, पर इसको खांसी जुकाम बुखार सोच के मत सोचिए। खांसी जुकाम बुखार होता है रेनी सीजन में, जो हम फ्लू कहते हैं, जो बरसात के टाइम। अभी जो हो रहा है ये ओमिक्रॉन ही हो रहा है 90%। अगर आपको बुखार है ठंड लग के और नाक बह रहा है, 90% आप ओमिक्रॉन ही सोचिए उसे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में सबको सर्दी जुकाम नजला हो जाता है, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसको कैसे पहचाने? नहीं, सर्दी जुकाम नजला नहीं, साथ में बुखार है, ठंड लग के बुखार है और ड्राई कफ हो रहा है। ओके। बस कई लोगों को ऐसे सिम्टम है कि पेट में दर्द होके माइल्ड डायरिया हो रहा है, उल्टी दस्त हो रहे हैं, खाली दस्त हो रहे हैं, वो भी कोई इसके सिम्टम है। कईयों को खाली सूखी खांसी हो रही है, लेकिन बुखार के साथ अगर आपको नाक बह रहा है, रनिंग नोज है, तो आप फौरन कराइए। एक मैसेज हमारे पास आया है सुनीता कश्यप का सोनिया विहार दिल्ली से, कह रही हैं कि मुझे बूस्टर डोज लग गई है, अब अगली डोज कब लगेगी? मेरी उम्र 35 साल है। बूस्टर डोज लग गई तो अगली एलिजिबल होंगे इस डोज के 9 मंथ बाद, आप थर्ड डोज के बूस्टर के लिए आप एलिजिबल होंगे। ओके। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है अनिकेत ने उत्तराखंड से, कह रहे हैं सर मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है 5 महीने पहले, मुझे लगाना चाहिए वैक्सीन या नहीं? नहीं, आपको तो जरूर लगाना चाहिए क्योंकि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, आपको तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग पे रखा हुआ होगा, स्टीरॉइड भी चल रहे होंगे, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो आपको तो फीवर भी हो गया तो बहुत मुश्किल है, आपको तो बहुत जरूरी है, आपको तो फौरन लगवाना चाहिए। एक और मैसेज हमारे पास आया उत्तराखंड देहरादून से सुशीला सिंह रावत का, कह रही हैं कि बूस्टर डोज कब लगवानी है? दोनों डोज लगवाने के कितने दिन के बाद? दोनों डोज लगने के 9 मंथ बाद। अच्छा, 9 महीने के 9 महीने बाद, सेकंड डोज के 9 मंथ बाद आप एलिजिबल हैं बूस्टर डोज के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने तो अभी लगवा ली 2 महीने। अभी जो गवर्नमेंट का आया है उसमें यही लिखा है कि जिन्होंने अप्रैल में लगी थी, अप्रैल 2021 में जिनको सेकंड डोज लग गई थी, वो लगवाने आए सेंटर पे। ओके, तो चलिए बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और भी ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। तो गीत हो जाए सौदागर फिल्म का, तेरा मेरा साथ रहे।
तो दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी के FM रेनबो पर, क्योंकि ये प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर चलेगा 4 बजे तक। डॉक्टर अशोक शर्मा हमारे साथ रहेंगे बिल्कुल लाइव। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं 9868107070 पर, और अगर आप फोन करना चाहते हैं तो वो भी सुविधा हमारे पास है। आप हमें 23421084 और 23421089 पर हमें फोन कर सकते हैं, और आपके सवाल, पूरे लाइव सवाल के जवाब देंगे डॉक्टर अशोक शर्मा। बहरहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो कि रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे हो, तेरा मेरा साथ रहे। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं विशेष प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव, और हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक शर्मा, जो हमें ढेर सारी जानकारियां दे रहे हैं कि कोरोना से किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, और अगर आपको हो गया है तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बात जानना चाहूंगा आपसे। हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है अनिल कुमार का, लखीमपुर खीरी से। कह रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद भी खांसी जुकाम क्यों हो रहा है? गुस्से में ये वैक्सीन लगवाने के बाद भी हुआ है, लेकिन माइल्ड बुखार भी है, तो वो ओमिक्रॉन भी हो सकता है, लेकिन बहुत माइल्ड होगा आपको। वैक्सीन का सबसे बड़ा है कि आप आईसीयू में नहीं पहुंचेंगे, आप एडमिट नहीं होंगे, आपका CT स्कैन नहीं होगा, आपको 15 दिन तक हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। हल्का सा हो गया निकल गया, बस ये बहुत बड़ा एडवांटेज है वैक्सीन। इसलिए तो बार बार बोला जा रहा है कि आप अपनी दोनों डोज लगवा लीजिए। हाँ बस। एक और हमारे पास लिसनर है फोन लाइन पर, देखते हो क्या कहते हैं। हेलो सर, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। सर जी, मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने पहले वैक्सीन लगवाई तो तकरीबन 3 महीने अभी हुए ही नहीं है, होने वाले हैं। तो जो है उससे ना प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे पूरे स्किन पे ना खारिश बहुत होती है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। लगवाने के बाद, डोज लगवाने के बाद? हाँ जी। तो बुखार तो आया तो वो सही हो गया था, मगर स्किन पे बहुत ज्यादा खारिश होती है। नहीं, खारिश का हाँ बोलिए, आपको पक्का है कि जिस दिन वैक्सीन लगा उसके बाद से हुई है खारिश? हाँ, उसके बाद से ही ऐसा हुआ। पहले आपने स्किन वाले को दिखाइए कि कोई और कारण तो नहीं है खारिश का, क्योंकि वैक्सीन से खारिश होगी तो 1-2 दिन होगी, 2 महीने तक नहीं होगी। ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं है। 2 महीने से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और आप सेकंड डोज लगवाने जाए, हाँ सेकंड डोज लगवाने जाए तो एंटी एलर्जी गोली खा के जाए पहले से, या वहाँ पे जाके बता दीजिए तो सेंटर में। मतलब इनको प्रॉपर जाना पड़ेगा। हाँ, एक पहले स्किन वाले को दिखाएं, वो बताएगा कि ये वैसे कोई और कारण तो नहीं है, इसको स्किन से सोच रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन से इतनी लंबी नहीं चली है खारिश। अगर हुई है तो 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगी। एक चीज और जानना चाहते हैं आपसे, जैसे 2 वैक्सीन है हमारे पास, कोवैक्सीन और शील्ड जो है, कोविशील्ड, हाँ है ना। कोविशील्ड का ये है कि 90 दिन की 84 दिन का माना जाता है, और वो 1 महीने में हो जाता है। ये डिफरेंस ऐसा क्यों है? ऐसा कोई डिफरेंस शुरू में माना गया था कि कोविशील्ड को उन्होंने कहा था कि जो बाहर जाएगा आउट ऑफ इंडिया, कई कंट्री ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन अब जो स्टडी आई है उसमें इक्वल है। इवन बल्कि ये भी कह दिया कि वैसे आपको जिसको पहली डोज कोविशील्ड की लगे, सेकंड प्रेफरेबली कोविशील्ड की भी ही लगे, या कोवैक्सीन की लगे तो कोवैक्सीन की भी लगे, लेकिन ये भी कहा गया कि इवन वो भी लग जाएगी तो सेकंड डोज तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन दोनों में बीच का जो गैप है, हाँ, वो कितने दिन का होना? देखिए संतोष जी, ये बीमारी हमारे लिए बिल्कुल नई थी, इसमें जो कुछ भी हुआ सब कुछ नया हुआ, किसी को कुछ भी नहीं पता था। हम अपने एक्सपीरियंस से आगे आगे बढ़ते गए, लोग साइंटिस्ट हमारे हैं वो लगे रहे रात दिन। जब डोज आई थी फर्स्ट तो यही कहा था कि इसका डिफरेंस सेकंड डोज बूस्टर 1 मंथ पे लगेगा, लेकिन सेकंड जब तक बूस्टर हम लगवाने गए उतने में ये आ गया कि नहीं,
3 मंथ तक लग सकता है। तो उस वक्त फिर 6 वीक्स का दिया गवर्नमेंट ने। शुरू में जब फरवरी में स्टार्ट हुआ था, जनवरी में चालू हुआ था, तो पहले यही कहा गया था कि नेक्स्ट डोज आपको 28 फरवरी को लगानी है, लेकिन उसी वक्त 15 दिन बाद स्टडी आ गई कि नहीं 15 दिन, तो 1.5 महीने का। अभी क्या हालात हैं? अगर सपोज करिए कि मैंने नवंबर में अपने पहला डोज लिया, हाँ, तो 3 मंथ के अंदर आप लगवा लीजिए, चाहे आपने कोविशील्ड लिया है चाहे कोवैक्सीन लगवा सकते हैं। यस, 3 मंथ। लेकिन जो सर्टिफिकेट मिला उसमें मेंशन किया गया है कि आपकी डेट 84 दिन के इतने दिन के बाद होगी। हाँ, तो क्या बीच में कोई भी जाके लगवा सकता है? जो मिनिमम डोज दिन दिए हैं उसके बाद ही लगवाइए। तो वही तो हुआ ना, 84 दिन हुआ ना। हाँ, तो उसको बढ़ाते गए। हम कह रहे हैं ना, पहले हमने 1 मंथ बोला था, फिर एक्सपीरियंस 1.5 महीना, अब ये बोल दिया 3 मंथ। 3 मंथ के अंदर लगवा लीजिए। नहीं, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था सर, क्योंकि बहुत से लिसनर्स के भी दिमाग में है कि कोवैक्सीन 1 महीने के अंदर आप लगवा सकते हैं दूसरी डोज, लेकिन कोविशील्ड जो है वो आपको 84 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों में है। ये डिफरेंस क्यों है? ये वैक्सीन बनना उसके टाइम से ही है। अच्छा, उसकी वजह से ही है उसमें। ओके, एक मैसेज हमारे पास आया, किसने भेजा नहीं, लेकिन मेरठ से है कि मेरी मम्मी को शुगर है, क्या वैक्सीन लगवा सकती हैं वो? शुगर वाले को मैंने पहले ही बताया वैक्सीन जरूर लगवाना है, क्योंकि शुगर वाला मोर ससेप्टेबल इन्फेक्शन होने के, और उसका इन्फेक्शन होता है तो जिसको माइल्ड डायबिटीज है ना, उसकी भी डायबिटीज एकदम सीवियर बढ़ जाती है और शुगर कंट्रोल भी नहीं रहती है, और कॉम्प्लिकेशंस जो हुई है डायबिटिक वाले को ज्यादा हुई है, वही आई ज्यादा एकदम 300 पहुंच गए, इंसुलिन पे ही रहा है, बल्कि कोरोना हो जाए तो पूरे टाइम इंसुलिन पे रहना पड़ेगा। तो डायबिटिक तो सबसे रिस्क वाला पर्सन है, उसको तो फौरन वैक्सीन लगवानी चाहिए। जिसको डायबिटीज है उसको तो 1 मिनट भी लेट नहीं करना चाहिए, वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, तुरंत जाना चाहिए और लगवा लेना चाहिए। डायबिटीज को मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज वालों में हुई है, लापरवाही ना बरते। हाँ, डायबिटीज वाले को ज्यादा हुई है, और जिसको डायबिटीज है वही केस कॉम्प्लिकेशन में गए हैं। अच्छा, वो बीपी वाले, ब्लड प्रेशर वाले भी, जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट ट्रबल है, वही उनको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हुई है उनको। जी, एक हमारे साथ हैं लिसनर फोन लाइन पे, देखते हैं कौन है। हेलो। हाँ, हेलो सर, आदाब। हाँ सर, नमस्कार। बताइए सर, अपना नाम बताइए। सर, हमारा नाम हाफिज कुतुबुद्दीन है, ग्राम मोहम्मद तुर्काजी, पोस्ट वलीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। जी, सवाल पूछिए। सर जी, हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर सर से कि ये सन 2022 चल रहा है, ये कोरोना का महामारी कितने सन तक रहेगी सर? हमने स्टॉक के शुरू में बताया कि जो हमारा एक्सपीरियंस है 1919 में हुआ था, तो 2 साल में खत्म हो गया था। तो हमें उम्मीद है कि अप्रैल 2022 से तक ये खत्म हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। उसके अभी हमारी फरवरी शुरू नहीं हुई है, लेकिन अब कम हो गया है 3rd वेव, तो उम्मीद है कि आगे नहीं आए 4थी वेव या कम हो जाए। तो ओवरऑल वर्ल्ड में थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तो उम्मीद है कि मिड ऑफ इस साल के शुरू में या बीच में तक, मई जून तक खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, कोशिश तो जारी है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बस हमें हिम्मत बनाए रखना है और हमें उन सारी बातों को फॉलो करना है जो हमें एक्सपर्ट बताते हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है, हम गारंटी नहीं रहे कि खत्म होगा, लेकिन जिस तरह से ये खत्म हुआ है, ये पार्ट ऑफ लाइफ हो जाए। जिस तरह हमारे हर साल डेंगू आता है, चिकनगुनिया आता है, तो ये अभी जो 3rd वेव आई है, इस टाइप का कोरोना आया तो वेव आई तो हम डरेंगे ही नहीं, जिसमें बस खांसी जुकाम बुखार हुआ है, क्रोसिन खाई ठीक हो गए। तो हो सकता है ये ऐसा रह जाए। अब ये भी रह जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक मैसेज आया हमारे पास दिल्ली से, नाम नहीं लिखा, कह रहे डॉक्टर साहब खांस रहे हैं, क्या आपने भी कोरोना का वो करा लिया क्या? टेस्ट खाली खांसी से नहीं है, उसमें बुखार भी आएगा, नाक से पानी भी आएगा। अच्छा, नाक से पानी आए, बुखार आए, रनिंग नोज होगा, तो है कि आपको कोरोना है। अच्छा, हाँ, मतलब लक्षण सही तरीके से पहचानना होगा, तभी जाके टेस्ट कराइए। लेकिन आजकल तो एक फैशन भी बन गया है कि थोड़ी सी सर्दी खांसी हुई, हम जाते हैं केमिस्ट के पास, जाके टेस्ट का किट लेकर आ जाते हैं और वो अपने घर पे कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई, हमारे लिए बहुत आसान काम हो गया है। लोग इतने अवेयर हो गए। क्या ये सही है? हाँ, सही है जी, कि किट से चेक कर लिया एंटीजन है कि नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, लेकिन इससे साइकोलॉजिकल अगर हम देखें तो ज्यादा वो नहीं पड़ेगा। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें बताते हैं, तो हमें फिर हमें काउंसलिंग भी तो कर सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो भूल जाए, ये पॉजिटिव होते ही तो फिर वो उसको जाना ही पड़ेगा और वो RT-PCR भी कराना पड़ेगा। पर उसको ये तो अच्छा है कि वो खांसी जुकाम करके छोड़ नहीं दे उसे, अच्छा, लाइटली नहीं ले। अगर हम दोनों पहलू से देख सकते हैं, और इस मतलब एक अच्छी बात है, लोगों में इतनी अवेयरनेस आई है, बहुत अच्छी अवेयरनेस आई है। इवन गांव वालों में आई है कि वो लोग मास्क बांधते हैं, जो उम्मीद नहीं थी कि कई चीजों बीमारियों के लिए हमें कई साल लग जाते हैं लोगों को समझाने के लिए, पोलियो के लिए, इसके लिए ये मत करो वैक्सीन लगवाओ, पर इसमें लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। और वैसे आपने मास्क की बात की है,
तो क्योंकि मास्क अब तो वैसे दिल्ली में जो है 2000 का चालान हो रहा है तो लोग लगा रहे हैं, लेकिन गांव की बात आपने की तो गांव में अभी भी लोग बहुत कम लगा रहे हैं, इतने अवेयर नहीं। लेकिन हम इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि मास्क लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? इस बीमारी के बचावी 3 चीज थी कि 2 गज की दूरी, 2 गज के मास्क जिससे आपका उसका न्यूजल स्प्रे निकले तो 2 गज की दूरी, दूसरा मास्क और आइसोलेशन, 3 ही चीज थी। मैं आपको एक मास्क का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा कि हमारे हॉस्पिटल के पास में एक पंडित जी रहते हैं जो शमशान घाट में काम करते थे। ओके। और वो कहते थे 60 बॉडी, 80 बॉडी एक दिन में जलाई है, सुबह 7 से रात के 9 बजे, जब पीक था मार्च अप्रैल में पिछले साल। तो वो पंडित जी मुझे वैसे ही दिखाना है, तो मैं पंडित जी को बोला कि पंडित जी आप बताओ, हम तो पूरे किट वगैरह पहने बैठे हैं, पीपीई किट, और दूर देख रहे हैं, और आप पूरी बॉडी सारी आ रही है, जला रहे हैं, तो आपने ये समय कैसे निकाला? आपको कहां से ट्रेनिंग मिली, क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन रखी? तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब देखिए, मैं किट नहीं पहन सकता था, इतनी गर्मी है मई जून में, किट पहन के मैं काम नहीं कर सकता था, शमशान में आग जलाने के पास में खड़ा नहीं हो सकता था। तो मैंने सिर्फ ये करा कि मैंने डबल मास्क बांधा। अच्छा, ओके। और मैं हर 4 घंटे में घर जाके नहाया आता था और गर्म पानी पिया, और उससे वो पंडित जी बिल्कुल बचे रहे। तो डबल मास्क से इतना सेव है, और इस मास्क की भी अलग वैल्यू है। लोग आजकल फैंसी मास्क पहनते हैं कपड़े वाले, वो खाली आपको 30% प्रोटेक्शन दे रहा है। दूसरा जो 3 लेयर मास्क है वो आपको 60% प्रोटेक्शन दे रहा है, जो मार्केट में मिलता है, और वो उसकी भी 6 to 8 आवर्स है। 6 से 8 घंटे बाद वो मास्क आपको बदलना पड़ेगा। बेस्ट जो है वो N95 मास्क है, वो आपको 90% प्रोटेक्शन दे रहा है, और जब वो एक मास्क 4-5 दिन चल सकता है। इसलिए जब भी आप पब्लिक प्लेस पर जाओ, जहां आपको जैसे स्टेशन जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, तो आप जहां तक हो सके N95 मास्क जरूर बांधे, और खाली ये कपड़े वाले मास्क से खुश नहीं हो कभी। मैचिंग जरूर हो जाएगा। हाँ, मैच जरूर हो जाएगा। लोग फैशन में आजकल तो मैंने देखा टाई के मैच का मास्क आ रहा है, शर्ट के मैच का मास्क आ रहा है। तो ये फैंसी मास्क पे मत जाएं, या तो 3 लेयर्ड मास्क लें या N95 मास्क बांधे। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में है कि अगर सपोज करिए कि पॉजिटिव आ जाता है टेस्ट के बाद, तो आइसोलेशन पीरियड कितना होगा अभी आज के हालत में? हमने कर दिया है 7 डेज गाइडलाइन में, नहीं गाइडलाइन में 7 डेज है, या बेस्ट है 3 दिन का ज्यादातर बुखार हो रहा है। जब तक आपको 3-4 दिन बिना बुखार के हो, एक बार भी 98.4 से ऊपर नहीं आया, तो आप नॉन कम्युनिकेबल हो गए। अच्छा, ओके। जो पहला वाला था कोविड, उसमें 9th डे कहते थे बॉडी में वायरस मर गया, तब हम उनको 14 डेज देते थे, जो 14 डेज बाद नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है। तो अभी हमने इस वाले ओमिक्रॉन में 7 डेज की गाइडलाइन दी है। वो उस दिन से, जिस दिन से टेस्ट आया उस दिन नहीं, जिस दिन से आपको फीवर आया था। अच्छा, उस दिन? हाँ, जिस दिन आपको जुकाम खांसी बुखार हुआ, उस दिन से आप 7th डे लगा लीजिए। अच्छा, आइसोलेशन पीरियड में जब आपका फीवर उतर जाना चाहिए प्रोवाइडेड 3rd डे, ये नहीं अगर आपको 6th डे फीवर है तो ये कोरोना हो सकता है। ओके। तो आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप पूरे टेस्ट कराइए, फिर आप 14 डेज का ही क्वारंटाइन करेंगे। ओके। तो लेकिन अगर 3 दिन का है तो ये ओमिक्रॉन हो सकता है। ओमिक्रॉन के जो 7 डे में आप, वो 7 डेज का होता है। अच्छा, आइसोलेशन पीरियड में क्या डाइट्स रखनी होगी? आइसोलेशन में हाई प्रोटीन डाइट, गर्म पानी पीजिए। मैंने चाइना में एक अपने कलीग से पूछा, एक पेशेंट से पूछा, एक नर्स ने मुझे बताया कि एक हमारे पास सारे हथियार खत्म हो चुके थे और कुछ बचा नहीं था, और दवाइयां भी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग कह रहे थे कि हमने सिर्फ ब्लैक टी पी हर 4 घंटे में। अच्छा, ओके। और गर्म पानी पिया, और गर्म पानी के गार्गल करे, और सिर्फ क्रोसिन, बस लास्ट में यही इलाज रह गया था। सबने यही करा और उससे ठीक है। और उसका रीजन है क्योंकि जो ये वायरस है ये नाक में, फेरिंग्स में रहता है, गले में, नाउज में रहता है। प्रॉब्लम कब होती है? जब वो निकल के लंग्स में पहुंच जाए और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाए। तो हमारी विजय इस बीमारी पे यही है कि आपका वायरस को हम नाक में, फेरिंग्स में, गले में खत्म करते हैं, और हम गर्म पानी के गरारे करते हैं, गार्गल्स करते हैं, और गर्म पानी ही पीते हैं, तो वो वायरस गले में खत्म हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ठंडी चीज। और आप देखिए, मैंने कितने पेशेंट देखे जिन्होंने बोला मैंने कल आइसक्रीम खाई थी, मेरा गला खराब हुआ, आज बुखार हो गया, या ठंडे पानी से नहाए, या मोस्टली जो पेशेंट आ रहे हैं वो ट्रेवलिंग से आ रहे हैं कि हम परसों हरिद्वार गए थे, आज लौटे, आज रात को बुखार आ गया। एक ट्रेवलिंग प्रेसिडिंग फैक्टर है, मे बी लॉन्ग जर्नी, स्पेशली रेस्टोरेंट में गए थे, पार्टी पूरी 30 जनों की करी, क्योंकि वो क्लोज स्पेस है, बंद है, और उसमें वायरस सर्वाइव कर जाता है। तो ये रीजन है।
मतलब कहने का ये हो गया कि अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं, सर्दी जुकाम इस तरह के लक्षण है, पैनिक नहीं होना है, आप आराम से टेस्ट कराइए। अगर पॉजिटिव आता है तो आप आइसोलेशन पीरियड में चले जाइए, डॉक्टर की सलाह से आप दवाई लीजिए, डाइट लीजिए अच्छी, और उसके बाद आप अपने काम को करिए। हाँ बिल्कुल, यही चीज है ना बिल्कुल, बस माइल्ड बुखार की तरह लीजिए और हो जाएगा 3 डेज में ठीक। 90% तो 3 दिन में ठीक हो रहा है। और जब आप ठीक हो जाते हैं तो अपनी डोज कंप्लीट करवा लीजिए। हाँ फिर करा लीजिए, आराम से करा सकते हैं। बल्कि हम तो कल ही कहते हैं कि ये जो कोरोना ओमिक्रॉन 3 दिन का हो रहा है, ये भी एक टाइप का वैक्सीन है, ये आपको इम्यूनिटी दे रहा है। हो गया एक तरह का भगवान की तरफ से वैक्सीन है ये। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, सिर्फ 3 मिनट रह गए, तो अंतिम जो आप कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे, कुछ सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। हम यही सलाह देना चाहेंगे दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बुरा वक्त आराम से बहुत अच्छी तरह निकाला, सरकार ने लोगों के सहयोग से और आपके कॉन्फिडेंस से इसको बनाए रखिए। उम्मीद है ये अंत आ गया है इसका, थोड़े 2-4 महीने और अपने आप को वश में रखिए, बाहर कम निकलिए, मास्क जरूर बांधिए, डबल मास्क बांधिए अगर आपका कपड़े का मास्क है, बस मास्क आपको प्रोटेक्शन देगा आजकल, और कुछ जरूरत नहीं है। वैक्सीन आपके लगी चुका है, 1-2 बार कोरोना भी हो चुका है, तो इसलिए अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इसको टाटा बाय बाय बहुत जल्दी से कर देंगे। बिल्कुल सही का, बाजीगर बन जाइए और मास्क जरूर लगाइए, और अगर कुछ इस तरह के लक्षण आते हैं तो आप जरूर टेस्ट करा लीजिए। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अशोक शर्मा जी, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे लिसनर्स के ढेर सारे सवालों के जवाब दिए और ढेर सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका बहुत। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।